हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। सी टेट का पेपर हो गया है और एसएसटी की क्लासेस हमने रेगुलर अपने चैनल पर दी है और उन क्लासेस में से बहुत सारे प्रश्न हमारे सी टेट के पेपर में देखने को मिले हैं। और आज मैं डिस्कस करूंगा जो सी टेट के पेपर में 60 नंबर की एसएसटी आई है उसके आंसर को एनालिसिस करूंगा, डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा, उसका आपको बताऊंगा उसके सटीक आंसर क्या हैं। तो आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखें तो सभी आंसर आपको पता लग जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चनों को बारी बारी देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही चला जाएगा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में किताब लिखी गई थी गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसको समर्पित थी? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा को विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दास एक अमेरिका को समर्पित थी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो ये है कि मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्यों क्यों कम जानकारी है? क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी प्राप्त है। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा कि 19वीं सदी के दूसरे अर्थ तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर में भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत करने लगे। तो क्या ये इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा एक स्टेटमेंट है, तो वो है कि मध्यकाल भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी और जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया तभी एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो इसमें ए और सी दोनों बिल्कुल सही चले जाएंगे। ए और बी इसमें बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु इसमें बी जो है वो ए का उदाहरण नहीं है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि 1883 में एक इल्बर्ट बिल आया था। तो इल्बर्ट किसको लेकर था? देखो, पहली बात तो ये था कि इल्बर्ट जो था वो आया था कि जो भारतीय न्यायाधीश है या न्यायिक पदाधिकारी है वो केस लड़ सकते हैं, जो ब्रिटिश लोग होंगे उनके खिलाफ भी केस लड़ सकते हैं। तो ये इसमें इल्बर्ट बिल के अंदर आया था, लेकिन इसका विरोध किया गया था। क्यों किया गया था इसका विरोध? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, भारतीयों ने इसका विरोध किया। देखो, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपियन व्यक्तियों की मुकदमा लड़ सकते हैं। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी एस में बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित करने का काम किया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि बिल भारतीयों के प्रति एक नस्लवादी नजरिया रखता था। ये गलत हो जाएगा। तो बी और सी इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की इसमें, तो वो है स्वतंत्र भारत में संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो कथन ए दिया गया है इसमें कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर समानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। तो नंबर स्टेटमेंट है हमारा कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तो ए और बी दोनों सही है हमारा। ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पर, और ए और बी की व्याख्या आपस में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। सही यहाँ पर ये हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है और ए का सही कारण भी है, ये भी सही हो जाएगा बिल्कुल। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, नीचे दिए गए ए और बी एक हमारे खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर भारत ने बहुत सख्त संधि थोप दी थी। तो ये तो बात सही है कि तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत एक बड़ी संधि इसमें थोप दी गई थी, क्योंकि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो ऑटोमन साम्राज्य था वो अंग्रेज़ों के हित में आ गया था और खलीफा के ऊपर उन्होंने संधि थोपी थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पर था तो इसका तो ये खलीफा का समर्थन ही कर रहे थे। तो ए इसमें सही है, बी गलत है। तो ये इसमें कहाँ गया? ए सही है, बी गलत है। बी, ये वाला ऑप्शन सही चला जाएगा सेकंड नंबर पर। ठीक है जी, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की इसमें,
तो वो है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा और सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा कथन दिया गया है पहला, कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कारण नंबर हमारा देखें आर, तो इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए थे, तो बागान मालिक बन गए थे। सही है, देखो दोनों के दोनों सही है। जो हमारा ए और बी दो है सही है, कारण भी इसका सही है। तो यहाँ पर इसमें सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन युद्ध के उपदेशों संबंध सही है। कि देखो बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है कौन सा कथन यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए, तो हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है इसमें, कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से होते हैं। देखो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने एक 8 अष्टांगिक मार्गों को पर चलने के लिए बात कही थी। तो वो अष्टांगिक मार्ग ये थे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक स्मृति। तो अगर हम लोग सच्ची दृष्टि रखेंगे, सच्ची ज्ञान रखेंगे, सच्ची स्मृति रखेंगे, तो हमें दुख नहीं होगा। तो इसलिए हमारी इच्छा जो है वही हमारी दुख और कष्ट का लालसा का कारण बनता है, जो दुख का और कष्ट का कारण बनता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही है। सी ऑप्शन इसका पढ़ लो, कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना होगा। ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 बिल्कुल सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है क्वेश्चन है हमारा कि 16 और 17वीं शताब्दी में यूरोपियन बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट देखें कि अधिकारियों लोगों ने कताई, बुनाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था। क्या सही है? क्या ऑप्शन नंबर 20 में सही है कि शिल्पकारों और कामकाजों की संभावना में बढ़ोतरी हुई थी? क्या ऑप्शन नंबर सी है हमारा कि इसमें डिज़ाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक बढ़ोतरी हुई थी एजेंटों से? इसमें एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली प्रारंभ हो गई थी। तो बी और सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। तो शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई थी और डिज़ाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया था? तो यह है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ है। यह है लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया? तो देखो 1236 से लेके 1240 तक का एक शासन रहा है। किसके द्वारा? वो था रजिया का। तो रजिया के द्वारा ये वाली बात बोली गई थी। तो खुदा की रचना के खाते में ये वाली जो रचना है वो एक मतलब जो कहावत है वो रजिया सुल्तान के द्वारा बोली गई थी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें प्रश्न की, तो वो है 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त औद्योगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें मेहरबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तब ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें कि मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। देखो एक पहली बात तो ये मैं आपको कहूँ कि इसमें केवल ए ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई इमारत बनाई जाती थी, कभी बहुत प्राचीन आपने देखी होगी या फिर मध्यकालीन में देखी होगी कोई मंदिर मस्जिद इस तरीके का, तो ऐसे करके एक गेट जो टाइप हुआ करता था, जो गेट होता था उसे मेहराब कहते थे हम लोग। और उसके ऊपर पूरी तरीके से एक पूरी बिल्डिंग जो आधारशिला है उसका भार टिका हुआ था, या फिर वो मतलब एक जगह उसको स्थानांतरित मतलब उसके भार को वो क्या कर देता था, स्थानांतरित कर रहा है, अलग अलग जगह में बांट दिया, एक तरफा उसके ऊपर प्रेशर नहीं आया। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, केवल ए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है? तो निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो कहाँ से चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो ये था हुंसगी जो कर्नाटक में पड़ता है, तो यहाँ से ये चूना पत्थर से औजार मिले थे। ओके, नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? देखो कर वसूलने के संबंध में सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का एक
1/2 जो आधा भाग निर्धारित किया गया था ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/6 एक छठा भाग जो था वो निर्धारित किया गया था फसलों से जो कर लिया जाता था। ये सही है, ये गलत हो जाएगा इसमें, और नहीं तो सारे इसमें सही है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो इसमें कौन सा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 में, क्योंकि SC/ST एक्ट जो आया था वो 1989 में आया था, तो उल्लंघन के रूप में की गई थी। तो इसमें से कौन सा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसमें बी है इसमें कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। उसके अलावा सी ऑप्शन है कि गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारी को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, सही है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। डी ABC इसका सही आंसर हो जाएगा, ABC इज राइट है। नंबर ऑप्शन फोर्थ इसका राइट है। तो ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है, और वो कम करने में कैसे सहायता की है कि और तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। तो यह विकल्प को चुनिएगा, मतलब सही विकल्प को चुनिएगा तथा कथन को पहचानिएगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट है कि सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है, इसमें कई स्थानीयों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है, सही है। और ऑप्शन नंबर सी हमारे स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। उसके बाद ऑप्शन डी है कि स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, सी है। ठीक है, ABCD इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नंबर नेक्स्ट लिखें इसमें हम लोग क्वेश्चन, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक प्रावस्था के की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो वो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो सुनिश्चित करते हैं न्यायिक व्यवस्था को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायक शामिल नहीं है, तो ये सही है। ओके, उसके बाद है हमारा न्यायाधीशों को निश्चित कार्यकाल ये होता है, ये भी सही है। उसके बाद हमारा क्या, न्यायाधीशों की आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी सही है, आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। उसके बाद डी है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखो, राष्ट्रपति दिलाते हैं वो बात जो है, राष्ट्रपति दिलाते नहीं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ इसका ABC सही हो जाएगा। ओके ABC इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें प्रश्न, तो वो है कि निम्नलिखित में से युग्म को सुमिलित कीजिएगा जरा। क्या है, राजमिस्त्री जो है वो दिहाड़ी मजदूर से है, घरेलू कामकाज जो है वो अनियमित मजदूरी है, घरेलू कामकाज हो जाते हैं कि भाई कभी मिल गया, ठीक है। फिर हमारा क्या है कि सब्जी विक्रेता जो है स्वरोजगार है, क्योंकि अपना खुद का रोजगार कर रहा है, अपना सब्जी बेच रहा है। और दुकान में जो सुपरवाइजर होता है वह व्यवसायी होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दुकान का मालिक व्यवसायी है, दुकान का सुपरवाइजर नहीं। सुपरवाइजर तो एक प्रकार से काम कर रहा है वहाँ पर, या फिर किसी एज ए मैनेजर के तौर तरीके पर काम कर रहे हैं। तो इसमें ABC सही हो जाएगा, ABC इसका सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा क्वेश्चन को, वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से में बढ़ते प्रवसन परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निम्न स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। तो इस प्रकार के कारण क्या है, इस प्रकार के प्रकरण का कारण क्या है। देखो, एक बात सीधी सी है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर के अंदर जो लोग बढ़ रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण स्थल भी बढ़ रहा है, और वहाँ पर स्लम क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। मतलब जो झोपड़ी पट्टी में लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके में लोग रहते हैं, तो वो तो भीड़ बढ़ेगी ना शहरों के अंदर। तो इस प्रकार के प्रकरण का कारण क्या है, तो क्या कारण है इसमें, ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट देख, शहरी क्षेत्र में जो है वो जीवन के स्तर में अधोगति है, क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है, ये सही है इसका ऑप्शन। उसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड के बी, ग्रामीण कामकाज बाजार में विघटन के, देखो गाँव के अंदर कामकाज में कहीं कमी है, तो इस वजह से शहर की ओर आ जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि घटी हुई कृषि उत्पादन, ठीक है, शहरों गाँव में कृषि का उत्पादन घट रहा है, तो इसलिए शहर की ओर बढ़ रहे हैं लोग। बी और सी इसका राइट है, बिल्कुल ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की इसमें, तो वो है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है। सार्वजनिक सेवा मतलब यूनिवर्सल जो हमारी होती है सर्विसेज सभी के लिए, तो पुलिस सेवा सभी के लिए है, न्यायिक सेवा सभी के लिए है, शैक्षिक सेवा सभी के लिए है। तो निर्माण सेवा तो अपने आप भी कर सकते हैं, निर्माण कार्य चलता रहता है घर पे। तो ABC इसमें बिल्कुल सही चला जाएगा, ABC इज द राइट है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें प्रश्न की, तो वो है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार
किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के अधिकार को, जिस सीधी सी बात है कि जीवन का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर हमारा हो जाएगा 21, अनुच्छेद नंबर 21 में है जीने का अधिकार। नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो वो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता अमेरिका धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों को निम्नलिखित में से पहचान कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। जी सही है, क्योंकि वहाँ पर दो तरीके की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता, एक स्टेट मतलब सेंटर की है। तो ये राज्य जो है वो केंद्र में जो है इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके अलावा जो है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। जी ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन है हमारा कि सी है कि अमेरिका और भारत दोनों के राज्य मामले धार्मिक मामलों में स्पष्ट प्रतिकरण नहीं है, गलत हो जाएगा यहाँ पर ये। और अमेरिका की वित्तीय जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल राइट है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें इसका क्वेश्चन सही है कौन सा है। तो सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है? इस वाक्य का अर्थ क्या है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, सही है। उसके बाद है हमारा बी, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति तथा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। और असमानताएं समाप्त हो, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है इसमें, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरव में जीवन सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए बी सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन ठीक है। नंबर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है के द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, तो इसके पीछे संभाव्य कारण की जांच कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? में भारतीय समाज की पितृत्व व्यवस्था है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय समाज की पितृत्व व्यवस्था है कि भाई लोग काम करते हैं, महिला काम नहीं करती है, तो उसके घरेलू काम से तुलना की जा रही है। तो ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो वो होगा, तो एक जो हमारी कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने और सिर पर मुकुट लगाए हुए नृत्य मुद्रा वाली एक गुड़िया उठा ली, और यह व्यवहार क्या दर्शाता है? तो रूढ़िवादी को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे क्यों? क्योंकि पहले इस तरीके के हुआ करती थी जनजाति, लेकिन आज के टाइम में वो ठीक है, सबके साथ मिलन घुल मिल हैं, लोग करते हैं। तो लेकिन अगर इस तरीके की वो चीज़ें दर्शाएंगे हम लोग पुरानी चीज़ों को देखते हुए, तो एक रूढ़िवादी चीज़ हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का एक हमारा चयन करना हमने। सबसे पहला है हमारा ए कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधता की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। जी हाँ, बहुत बढ़िया है जी, क्योंकि संघीय व्यवस्था इंडिया के अंदर चलती है जो सभी की सारी सांस्कृतिक विविधता और उनकी आवश्यकताओं की मांगों का पालन करती है। तर्क दिया गया है ऑप्शन नंबर इसमें आर का कि यह देश में अधिशासन के बहुमूल्य चरण स्तर स्थापित करती है। तो ये इसका जो है, तो देश में अधिशासन के बहुमूल्य चरण जो है, देखो बहुमूल्य चरण सही है, लेकिन आर जो है वो सही एक व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा ए सही है, आर भी सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है बिल्कुल। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा क्वेश्चन को, वो है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने का अर्थ क्या है? देखो, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि निगेटिव चीज़ों को दर्शाना, पहली चीज़ों के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी पुरानी बातों को उठा के। तो यहाँ पर हम लोग देखें जरा ऑप्शन पहला कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, सही है। बी ऑप्शन इसमें दिया गया है उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, ये गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है हमारा, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना। देखो, जो भिन्न है उनका अनादर करना।
उसके बाद है डी के समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, तो इसमें ACD चला जाएगा, ACD ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा इसमें क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिएगा जरा। इधर दिए गए हैं कृषि और इधर दिए गए हैं हमारे उनके क्षेत्र। ये स्थानांतरित जो कृषि है हमारी वो चली जाएगी यहाँ पर सघन। सघन जो एक हमारा वन क्षेत्रित होता है, सघन वन क्षेत्रित होता है, तो ए का तो हमारा थर्ड होगा, ए का हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट चला जाएगा। देखो, स्थानांतरित कृषि सघन वन वाले क्षेत्र में है और हमारी वाणिज्यिक कृषि जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान में हो जाती है, जहाँ पर ज़्यादातर व्यापारिक दृष्टि से काम किया जाता है। उसके बाद सी ऑप्शन है हमारा गहन जो निर्वाह कृषि होती है हमारी, वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में है। और चलवासी पशु चारक जो है वो डी ऑप्शन का फर्स्ट हो जाएगा, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में है, तो ए ऑप्शन इसका फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा क्वेश्चन को, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो वो है कि यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं जहाँ पर 0 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड लाइन पर, तो जब 12 वहाँ पर बजे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इधर इंडिया की ओर आते समय 45 डिग्री पर तो कितना समय होगा, तो 3 बजे होंगे हमारे, क्योंकि 15 डिग्री के चलने पर 1 घंटा होता है, 30 डिग्री के चलने पर 2 घंटे होते हैं और 45 डिग्री के चलने पर तो 3 घंटे हो जाएंगे और 3 घंटे हमारा अपराह हो जाएगा, जो हमारा दोपहर का समय होगा, 3 बज के दोपहर। ओके, ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं जो होती है ना, तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर समुद्र की लहरें आती है तो वहाँ पर एक समुद्री गुफाएं बन जाती हैं, तो उनके निर्माण होने का क्या कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। तरंगों द्वारा अपर्दन निक्षेप होना, क्योंकि तरंग जो चलती हैं वाटर करंट होती है बहुत तेजी से आता है, तो वो क्या करेगी, मिट्टी का अपर्दन करेंगे और गुफा बना देंगे इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए जो खींची गई रेखा होती है वो कौन सी काल्पनिक रेखा होती है, तो वो होती है हमारी विषुवत रेखा होगी, इक्वेटर लाइन होगी। क्यों, क्योंकि ग्लोब जो हो जाता है उसके बीचों बीच रेखा खींची गई है, तो वो हमारी विषुवत रेखा है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और सही कथन का चुनाव कीजिएगा। तो देखो, अक्षांशों के बारे की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, क्या मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होकर गुजरती है, जी सही है भाई। और इसके अलावा जो है हमारा कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, गलत हो जाएगा हमारा। और ये दक्षिणी ध्रुव जो है विषुवत रेखा है हमारी, नीचे गलत हो जाएगा, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। जी देखो, मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ठीक है सही आंसर है, क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है मकर रेखा, ये आपको सभी को पता होगा। कर्क रेखा जो है वो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिएगा। ग्लोब है क्या, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखा खींची गई है, सही है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि यह अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, सही है। और डी सी ऑप्शन है कि पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप, गलत हो जाएगा, पृथ्वी का वास्तविक नहीं है, आभासी होता है। उसके बाद डी है ये अंडाकार आकृति का होता है, तो इसमें सही हो जाएगा ए बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है स्थान परिवर्तन में प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। देखो, जब स्थान परिवर्तन होता है तो प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष जो है वो भूमध्य प्रदेश में समित होते हैं, क्यों सदाबहार वृक्ष जो है वो भूमध्य प्रदेश के आसपास में उगते हैं, तो इसका क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भारी वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है, भारी वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें इसका जरा क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने में काम आता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जलमार्ग जो है, क्योंकि देखो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो माल जाता है टनों में, कई लाखों टनों में, कहीं जैसे तेल के हमारे बहुत ज़्यादा बैरल आ रहे हैं, तो वो सारा का सारा सामान समुद्री मार्ग से आता है, जलमार्ग से आता है, तो इसलिए ज़्यादा भारी सामान जो है और लंबी दूरी भी कौन तय करता है, जलमार्ग करेगा। तो नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए हम लोग जरा कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए, वह सुझाव कौन सा होगा। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग होगा, नवकरणीय संसाधन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि नवकरणीय संसाधन के अंदर में हम लोग जैसे नई नई ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अपने संसाधन को भी बचा रहे हैं और अपने पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। तो इस तरीके से नवकरणीय ऊर्जा हम लोग या संसाधनों का प्रयोग हम लोग करेंगे। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा क्वेश्चन का सही आंसर, तो वो है 67वां कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों का असत्य कथन का चयन कीजिएगा। कि सौर ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा है, जी बिल्कुल सही है। तो बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, सही है ये भी। ओके, इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा सामध्य होती है, देखो अभी हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, ठीक है ये भी सही है। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला इसका सही गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा सामध्य होती है कि सीमित टाइम की होती है, ऐसा नहीं है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये क्या होती है कि भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती हैं और ऊपर की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा, गर्म पानी के झरनों के स्रोत हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा क्वेश्चन को मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित जुगलों का सही मिलान कीजिएगा। कॉलम नंबर फर्स्ट दिया गया और कॉलम नंबर सेकंड दिया गया है। तो ओजोन परत जो है वो ओजोन परत किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है रेडियो प्रेषण जो हो जाता है वो हमारा बाह्य मंडल में है। देखो बाह्य मंडल का मतलब होता है यहाँ पर आयन मंडल की बात हो रही है, बहिर्मंडल है सबसे बाहर, एक्सोस्फीयर जिसे कह रहे हैं। उसके बाद मौसमी घटनाएं जो हो जाती है हमारी सारी की सारी सौरमंडल के अंदर होती है, और पतली वायु जो हो जाती है जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स सबसे कम होती है तो वो होती है बाह्य मंडल में, ठीक है। इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही चला गया। ओके, समताप मंडल की परिस्थितियों के हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है, इसे कारण समझाइएगा हमें। ये कारण सही क्यों है कि समताप मंडल के अंदर ही, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही हमारी एक हवाई जहाज उड़ते हैं कि वहाँ निम्न वायु दाब है, क्या वहाँ उच्च वायु दाब है, क्या बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका सही चला जाएगा, क्योंकि मौसमी घटनाएं जो हो जाती है हमारी वो सौरमंडल के अंदर होती है। तो इससे ऊपर हम लोग समताप मंडल में जाएंगे तो इससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न के आंसर की। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। तो कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि जो होगी इसमें सबसे श्रेष्ठ होगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग देखें ज़रा, तो कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है हमारा विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधित बताना। उसके बाद है स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दिखाना, या ऑप्शन नंबर 4 है कि किसी विशेषज्ञों की व्याख्या के लिए आमंत्रित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जब हम लोग क्लास के अंदर जो है बिल्कुल चुनाव कराते हैं, एक वहाँ पर मॉनिटर का चुनाव कराते हैं, तो उससे बहुत अच्छी तरीके से विद्यार्थी जो है वो चुनाव प्रक्रिया को समझ पाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है हमारा नंबर नेक्स्ट से, तो वह है कि आदिवासी तथा चलवासी पशुचारियों, चार जो हमारे मतलब गाय भैंसों को चराते हैं, चारावाह जीवन के प्रति एक विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए श्रेष्ठ एक जो इसमें कथन होगा वो कौन सा होगा। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्याख्यान को सेमिनार करना, व्याख्यान का। नंबर 3 है इसमें आदिवासियों तथा चलवासी पशुधारियों पर सामूहिक चर्चा करना। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग जरा क्वेश्चन को देखेंगे कि विद्यार्थियों के द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को शामपट पर इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह का एक प्रकार करना चाहिए या कौन सी विधि को अपनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षार्थियों के द्वारा जो जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को शामपट पर इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह का करना चाहिए। सेकेंड है हमारा संकल्पना और विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो हमारी संकल्पना होती है, कंसेप्ट्स हैं, विषय वस्तु की मुद्दे हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना बोर्ड के ऊपर, शामपट के ऊपर। तो नंबर नेक्स्ट हमारा देखिए ज़रा सही आंसर क्या होगा कि आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है और यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है। तो जब जिला न्यायालय लेके जाएगा तो कौन से अवलोकन को पूरा करेगा। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें कि न्यायालयों के प्रकार्य का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों तथा कर्मचारियों की भूमिका को बातचीत करना। क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा जो हमारी
व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है इसमें सही है कि विभिन्न मुकदमों में कैसे लोगों को परेशानियां होती है यह दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून बनाने में कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है। क्यों? ABCD, ABC मतलब तीनों के तीनों इसमें सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है शिक्षक के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हमारी बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच, तथ्यात्मक जो फैक्टर वाले एक हमारे ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसकी जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। वर्गीकरणों तथा श्रेणियों को ज्ञान करके, वर्गीकरण मतलब क्लासिफाइड और श्रेणियों को डिवाइड करके, उनकी सीरीज को डिवाइड करके तब जाके तथ्यात्मक ज्ञान की जांच की जा सकती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें जरा, 76वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ, जो भारत एक संघवाद है, भारत एक यूनियन है, तो संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही है हमारा? शासन व्यवस्था के 3 स्तर को समझाना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि राज्य के 3 अंग विधायिका कार्यपालिका को समझाना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के पास होते। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि संघवाद को समझाना कि भाई अगर पूरी तरीके से हमारा जो इंडिया है वो केंद्र के पास उसकी पूरी पावर होती तो क्या होता, अगर स्थानीय और राज्यों के पास उसकी पावर नहीं होती तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। 77वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो अभी जो कथन है हमारा पहला कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति के बारे में समझाने के लिए कतरन रजिस्टर या मतलब स्क्रैप बुक कारगर होती है। सही, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन हमारा कारण दिया गया है कि यह एक कतरनी रजिस्टर जो है जिसे हम लोग स्क्रैप बुक कहते हैं का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें क्वेश्चन की, तो वो है हमारा कि मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिएगा। मूल्यांकन से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिएगा। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, ये हमें देखना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विद्यार्थी जो बी है हमारा, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन चलता है या शासन करता है। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जो हमारा संविधान है, संविधान हमें एक नियमावली देता है, एक नियम देता है, कानून देता है जिसके आधार पर देश हमारा चलता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो होगा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सही विकल्प का चयन करना, कथन नंबर फर्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान की प्रवृत्ति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यानिष्ठ होती है। तो ये इसमें सही है बिल्कुल। ओके, बी हमारा जो कथन दिया गया है कि इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ठीक है, ये भी बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो को यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ए और बी जो है हमारा दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट है यहाँ पर ये ऑप्शन। ठीक है, तो ए हमारा और बी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो कौन सा है कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे हम सब कुछ सपाट दिखाई देते हैं हमें, मतलब जब पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र हमें सपाट क्यों दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्योंकि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। मानचित्र हमारी पृथ्वी से कैसे मिलते जुलते हैं, क्योंकि हमने मानचित्र को दिखाया वो सपाट है, फिर उसे हमने ऐसे ग्लोब में करके दिखा दिया, तो उसे दिखा दिया कि भाई ये तो गोलाकार आकृति में इस प्रकार से हमारी पृथ्वी हमें दिखाई देती है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि
रोजी एक लड़की है। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता मतलब इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया और उसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिला अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? तो वो करता है जेंडर रूढ़िवादी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादी को स्पष्ट करता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा तथा सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, कथन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि अभी कथन फर्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका तर्क दिया गया है आर, तो वह है चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक जो हमारा प्राचीन इतिहास में आता है और शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। सही है, तो यहाँ पर ए और बी सही है और ए का सही व्याख्या करता है। सही है, और दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है कि सही, इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें ज़रा, तो वो है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिएगा और साप्ताहिक बाजार तथा शॉपिंग मॉल में क्या अंतर होता है। साप्ताहिक बाजार में और मॉल में क्या अंतर होता है? देखो, साप्ताहिक बाजार जो हो जाते हैं वो तो दिन में एक बार मतलब किसी हफ्ते में एक बार लगते हैं, और जो मॉल होते हैं वो दुकानें उनकी लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतों वाली होती है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट है, क्योंकि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जहाँ सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगता है, जबकि शॉपिंग मॉल जो है वो बहुमंजिला इमारतें होती है और जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पर विचार कीजिएगा। मूल्यांकन से रिलेटेड संबंध जो हमारे प्रश्न है उस पर हमें विचार करने हैं। जैसे कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों में भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए कुछ उत्तर को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने के वाले कुछ मुख्य तत्व, जन भागीदारी, संघर्ष और समाधान और समानता व न्याय के प्रतिस्पर्धा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। देखो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सेकंड राइट हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की संदर्भ में भ्रांत अवधारणाएं या भ्रांत धारणाएं हैं, कंसेप्ट हैं, तो कौन सी इसमें गलत है जो भ्रांत फैलाती है सामाजिक विज्ञान के बारे में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। देखो, गैर उपयोगी तो है नहीं, ये भी एक भ्रांति है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविद में होते हैं। देखो ए बी सी डी इसका सही हो जाएगा, सारी की सारी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए और डी में से किन की प्राथमिकता जानकारी होनी चाहिए? तो किन की होनी चाहिए? देखो, अगर उष्णकटिबंधीय को समझना है हमें, तो यहाँ पर देशांतर को भी समझना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आपतन कोण को भी समझना पड़ेगा और यहाँ पर हमें अक्षांश रेखा को भी समझना पड़ेगा। तो ए सी एंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? देखो, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री लाइन है और इस 0 डिग्री के ऊपर अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे करके, और ये हमारी देशांतर रेखा है। तो यहाँ पर देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं का जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये हम लोग कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। या फिर यहाँ पर जब आपतन कोण बनेगा, क्योंकि देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बीच में तो एंगल बनता है ना 90 डिग्री या 45 डिग्री, ये करके, तो ये तीनों चीज़ें हमें दर्शा सकती है, ना कि ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब तो पूरे के पूरे मानचित्र इस पूरी पृथ्वी पर जो महासागर हैं,
जैसे महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट वगैरह, देश की स्थिति क्या है, कहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ें ग्लोब दर्शाता है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय की संकल्पना दर्शाता है वो देशांतरीय, अक्षांश और आपतन कोण दर्शा रहे हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखें जरा कि यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा और सही विकल्प का चयन करिएगा। जरा यहाँ पर कथन फर्स्ट दिया गया है और फिर इसका तर्क दिया गया है आर। तो नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए किया गया था। जी हाँ, ठीक है, ऐसा किया गया था जिस समय भारतीय लोगों के द्वारा इसमें किया गया है चीज़ें। उसके बाद इसका तर्क दिया गया कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। जी हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अधिकथन हमारा ए सही है और आर भी सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं, मतलब आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है इसमें ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं, मतलब एक क्रिटिसाइज करते हैं हमारी सोच। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ लूँ कि निम्नलिखित कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में मदद कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, ठीक है। उसके बाद है हमारी कि विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में भी अपना विचार पेश करिएगा। तो ये भी सही है हमारा। और कि हमारा सी ऑप्शन है इसमें, ज़रा देखेंगे तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थित सभी आंकड़ों को दिखाना तथा ये कोई गलत हो जाएगा। तो इसमें ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है कि विद्यार्थियों को महिलाओं में पुरुषों के बराबर महत्व पर बल देना और उनके बारे में नारे लिखना। और उसके बाद ये है कि हमारा के निरीक्षण करना, विद्यार्थियों को ये कहना कि महिला और पुरुषों को अलग अलग कितना समय मिलता है, इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें ज़रा, ये है कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या इसमें देखिए हम लोग ज़रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार की एक विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है कि राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिएगा। क्या ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं कि हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बोझ चिकित्सा के इसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सही है, बिल्कुल राइट, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है तो आपके घर में के आसपास में जल जमा हो जाता है और आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं और स्थानीय राज्य या केंद्र में से किसी स्तर को शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करते हैं। तो वो कौन सा स्तर होता है जिसके पास आप शिकायत करोगे? तो ये सबसे अच्छा उत्तर होगा हमारा शासन व्यवस्था को जांचने का। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये है हमारा क्वेश्चन कि एक शिक्षिका अपने पाठ की योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। तो इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से क्या इसका सही प्रकरण होगा? तो वो होगा विश्लेषण करना, क्योंकि एनालिसिस किया जाएगा तो तभी जाकर हमारा इसका सही आंसर होगा। ये थे हमारे आज के सारे जो आंसर हमने आपको बताए, बिल्कुल सटीक आंसर हैं। तो आप लोग धैर्य रखेगा, आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा तो आपके कितने मार्क्स हैं। तो हमारी तरफ से ये पूरी एक जानकारी आपको देते रहेंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच।